जय हिंद सबको। मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कलसी क्लासेस। तो बच्चों, अभी हम लेके आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर्स की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने एनडीए के मॉडल पेपर्स की सीरीज़ की। उसमें हमने 2 पेपर्स अभी आप उसमें अपलोड किए हैं आपके इस चैनल पे, और ये हमारा उसी सीरीज़ में ये नेक्स्ट पेपर है जो कि सीडीएस एग्ज़ाम के लिए है। तो सीडीएस की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सीडीएस का पेपर आपका आता कैसे है, जीएस का जो पेपर होता है उसमें जीएस के जो सारे सेगमेंट्स रहते हैं उसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कितना क्वेश्चन का जो लेवल होता है किस तरह से होता है। तो ये हमारा मॉडल पेपर, इसमें हमने 25 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें हमारे जीएस के हमारा हिस्ट्री है, हमारा ज्योग्राफी है, हमारा पॉलिटी है, इकोनॉमी है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं। तो इसे आप देखिए और किस तरह से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच होता है उसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, मैच द लिस्ट। इसमें क्या है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो इसमें हम पहला देख लेते हैं। इसमें हमारे 4 ये पर्वतों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से एक है, पहला नाम है अनाईमुडी, दूसरा है डोडा बेटा, धूपगढ़, गुरु शिखर। ठीक है, और इधर उनके हिल्स के नाम दिए गए हैं कि किन पर्वतों, किन हिल्स में, किन पर्वत में ये सारी आपकी पीक्स हैं। तो हमें पता है कि जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर हमारा कहाँ है, माउंट आबू में। गुरु शिखर कहाँ है, अगर इनमें से एक भी हमें पता होता है तो गुरु शिखर हमारा कहाँ है, माउंट आबू। माउंट आबू हमारा कहाँ है, अरावली। तो इसको तो हमें मैच कर देना है। फिर हमें ऑप्शन में देखना होता है कि क्या ये ऑप्शन इस तरह से डी से कोई 3 करते हुए है। तो इसमें हमने देखा कि डी में हमारा 3, यानी कि यहाँ पे डी में 3 हमारे एक इसमें आता है एंड एक इसमें आता है। ठीक है, तो इस तरह से डी में 3 यानी कि इसमें आ गया, ये आपके सी नंबर पे आ गया और इसमें आपके 4 नंबर पे, डी नंबर पे आ गया। तो 2 ऑप्शंस हैं, यानी कि हमने कितने एलिमिनेट कर दिए, हमने अभी ये वाला एलिमिनेट कर दिया और ये वाला एलिमिनेट कर दिया। ये इस तरह से एलिमिनेशन करके बढ़े। हमने गुरु शिखर को किस में कर दिया, अरावली में कर दिया। फिर उसके बाद जो नीलगिरी है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी है जो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में नॉर्थ का काम करती है, ये इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, डोडा बेटा। तो डोडा बेटा नीलगिरी हो गई, यानी बी में 1। तो इसके बाद हमें देख लेना है बी में 1। बी में 1 हमारा कौन सा आ जाता है, ये यानी सी। और फिर अनाईमुडी हमारा कहाँ चला जाता है, अनामलई में। और धूपगढ़ जो है, धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है आपकी सतपुड़ा की। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पेपर क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसका हमारा आंसर था सी। चलिए फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोरल रीफ से रिलेटेड, यानी कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो कोरल रीफ से पहले हमें थोड़ा कोरल रीफ के बारे में पता होना चाहिए। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, कोरल पॉलिप्स होते हैं और ये किसके साथ आपके सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं जूज़ैंथेलाई एल्गी के कारण। जूज़ैंथेलाई जो हमारा एल्गी होता है, उस एल्गी के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। तो इनके लिए क्या चाहिए, इनको सब कुछ, इनको अच्छे से फ्लरिश करने के लिए इसमें कोरल पॉलिप्स क्या करते हैं, ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और जूज़ैंथेलाई इनके ऊपर इनको खाना प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें जो खूबसूरत कोरल दिखते हैं वो जूज़ैंथेलाई के आरे ही लिखते हैं, जो रंग बिरंगे दिखते हैं। तो इनको एक तरह से रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कहा जाता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, पानी साफ होता है, वहाँ पे मतलब शैलो वाटर होता है, जहाँ पे सन रेज भी पहुँच सके। तो इस तरह की कंडीशंस आपको कहाँ मिलती हैं, लक्षद्वीप आइलैंड में मिलती हैं। लक्षद्वीप आइलैंड ही कोरल आइलैंड है। तो ये हो गया। गल्फ ऑफ कच्छ में भी हमारी क्या है, कोरल्स पाए जाते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार में भी पाए जाते हैं। अब आ गया गल्फ ऑफ कैम्बे। अब गल्फ ऑफ कैम्बे में आप खुद सोचिए, ये जैसे ऐसे गुजरात आता है और इधर से गल्फ ऑफ कैम्बे इस तरह से है, गुजरात के काठियावाड़ इधर, ये है गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ कैम्बे में इधर 2 नदियाँ आके मिलती हैं, इधर से साबरमती आती है, इधर से नर्मदा आती है, इधर से तापी आती है। तो इधर के पोर्शन में देखिए, जहाँ नदियाँ आएंगी, नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स बहा के लेके आएंगी। तो ऐसी जगह पे जहाँ सेडिमेंट्स आएंगे, ऐसी जगह पे क्या कोरल्स हो सकते हैं, नेवर। तो इसका आंसर आपका क्या होना था, इसका आंसर, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड, तो बाकी 3 जगह में फाउंड है, गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड है ना। इसमें क्या है कि फॉर्मेशन करना है न्यू स्टेट का और ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी 2 बातें दी हुई हैं। एक है कि हमें नए स्टेट का फॉर्मेशन करना है और दूसरा क्या है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है ऑलरेडी वहाँ पे है, उसकी बाउंड्रीज को अल्टर करना है। तो चारों स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट में इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। हमने आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इसमें क्या पढ़ा है कि आर्टिकल 1 में हमारा कहता है यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में वर्णन है, 2 और 3 में हमारे स्टेट्स की बाउंड्रीज और इनकी सारे नेम्स, इस सब को चेंज करने के बारे में वर्णन है।
तो पार्लियामेंट में डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ये भी है कि पार्लियामेंट एरिया को डिमिनिश भी कर सकती है। अब इसमें है पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि पार्लियामेंट ने चेंजेस किए हैं। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ये भी पॉसिबल नहीं है, पार्लियामेंट नेम भी चेंज कर सकता है। तो इसमें आपके ये तीनों अब दो, ये जो लास्ट के दो ऑप्शन हैं ये आपके रॉन्ग हो जाते हैं। तो 1 और 2 आपका ओनली सही है, ठीक है। वो है हु वर द नायनार्स, यानी कि ये जो नायनार संत थे, तो दो तरह के हमारे साउथ में संत पाए जाते हैं, एक थे नायनार्स, एक थे हमारे अलवर्स। तो अलवर्स और नायनार्स, इनको तो मैंने ऐसे याद किया है कि ये हो गए अलवर्स और ये हो गए नायनार्स। तो नायनार्स मतलब शिव जी का तीसरा नेत्र था ना, तो तीसरे नेत्र से कर देते हैं नायनार्स। तो नायनार्स दोज हु वर्शिप्ड शिवा, वो हो गए नायनार्स। अब बच्चे जो दूसरे वो विष्णु को वर्शिप करते हैं। तो इसमें पूछा गया हु वर द नायनार्स, तो लीडर्स हु वर डिवोटी ऑफ शिवा, तो जो डिवोटी थे शिवा के वो हो गए नायनार्स, क्योंकि ये पहला ऑप्शन तो ये है विष्णु से रिलेटेड, तो ये तो अलवार्स हो गए। फिर है दोज हु वर डिवोटी ऑफ बुद्धा, बुद्धा के तो इसमें ना बात ही नहीं आती। फिर लीडर्स हु वर डिवोटी ऑफ बसावेश्वर, ये लिंगायत्स थे, है ना, जो बसावेश्वर की पूजा करते थे, इनको लिंगायत समुदाय का बोला जाता है, तो ये भी आपका नहीं है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है 1980s के एंड में ये आपके महबूब अल हक, ये जो पाकिस्तान के थे, और ये अमर्त्य सेन, इन लोगों ने मिलकर दिया था, है ना। तो इसमें जो योगदान दोनों का नाम इसमें लिखा हुआ है, महबूब अल हक को माना जाता है, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोपाउंडर कॉन्सेप्ट का महबूब अल हक को माना जाता है, ठीक है। द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसको आप लोग सोचिएगा कि द वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी अगर इकोनॉमी कैसी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, तो किसके हिसाब से चलेगी, जो बाजार, जो मतलब जो भी बाजार होता है, इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, जो वह फ्रीली वर्क करती है, तो वो सीधे सीधे डिमांड एंड सप्लाई के उसमें वर्क करती है। तो उसमें क्या है, वो सीधे सीधे डिमांड एंड सप्लाई, मतलब डिमांड ज़्यादा है तो उसी हिसाब से सप्लाई बढ़ानी होगी, सप्लाई कम है तो डिमांड एकदम बढ़ती चली जाती है। तो ये किसके, द इंटरप्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये 6th का ए हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब आपके इकोनॉमी के क्वेश्चंस या तो करंट से रिलेट करके आएगा, या तो फिर अगर बेसिक पूछता है डेफिनेशन से तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट, है ना। अभी हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स का हम यूज़ करते हैं, है ना। तो अर्थक्वेक वेव्स, इसमें पूछा गया है प्राइमरी वेव्स की ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हमें पता है कि जब हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्राइमरी वेव्स हमारी क्या है, सॉलिड, लिक्विड, क्योंकि सेकेंडरी वेव्स वो वेव्स हैं जो कि सिर्फ, याद करिए, सिर्फ सेकेंडरी वेव्स ऐसी हैं जो कि हमारी किसमें से, मतलब सॉलिड से तो हमारी गुजरती हैं लेकिन लिक्विड को वो पार नहीं कर पाती हैं, दैट्स वाई। और यहाँ पे हमारी जो प्राइमरी वेव्स हैं वो सॉलिड में भी जाती हैं, लिक्विड में भी जाती हैं, सॉलिड से, बस सॉलिड से लिक्विड जब मीडियम चेंज करती हैं तो थोड़ा सा अपना मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अपने पाथ से। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया, दे आर सिमिलर टू साउंड वेव्स, दैट इज ट्रू, दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। अब ये हमारा मिल गया है ना ऑप्शन, क्योंकि ये बोल रहा है कि किसकी प्राइमरी, किसकी हमने पूछनी है, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है फॉलोइंग स्टेटमेंट प्राइमरी वेव्स के, और इसमें कह रहा है कि दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। क्या ये पॉसिबल है कि प्राइमरी वेव्स केवल सॉलिड मटेरियल नहीं, ये तो तीनों में ट्रैवल करती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में ट्रैवल करती हैं। तो आपका इसमें स्टेटमेंट पूछा है कि प्राइमरी वेव्स के बारे में नॉट करेक्ट कौन सा है, नॉट करेक्ट, तो हमारा नॉट करेक्ट हमें मिल गया ना, बी। इसका हमारा ऑप्शन क्या है, 7th का बी। चलिए, आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब देखिए ये सारे कैरेक्टर्स दिए गए हैं इस क्रॉप के, और इस क्रॉप को बताना है आपको कि कौन सी क्रॉप है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, है ना। 3 तरह की हमारी क्रॉप होती है, रबी की क्रॉप, खरीफ की क्रॉप और जायद की क्रॉप। रबी की क्रॉप पे तो हमारे क्या आ जाता है, हमारे वीड्स आ जाते हैं। रबी की क्रॉप हमारी अक्टूबर में सो की जाती है और उसको कल्टीवेट कब किया जाता है, अप्रैल के टाइम पे। और फिर नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप आती है रबी की, जो उसके बाद रबी हो गई, फिर उसके बाद हमारी जायद की फसल आती है, और ये इसमें हम जब खरीफ की फसल आती है, खरीफ की फसल हमारी कब होती है, ये आपकी जुलाई, मानसून जब शुरू होना होता है आने वाला, उस टाइम पे इसको सो किया जाता है और अक्टूबर तक इसको कट कर लिया जाता है। तो खरीफ की क्रॉप है। और औस, अमन एंड बोरा आर द 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स ऑफ एन एग्रीकल्चर ईयर। चलिए
हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट ना पता हो, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां होती, सारी नहीं पता, लेकिन ये क्या है, खरीफ की क्रॉप, इतना तो आपको पता चल गया। तो इनमें से खरीफ की क्रॉप, वीट तो है ही नहीं, वीट तो हमारा क्या होता है, ये तो हमारी रबी की क्रॉप होती है। तो बचता है हमारा राइस, है ना, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, कॉटन हो गया। तो राइस तो हमारा खरीफ की क्रॉप है, तो दिस वुड बी एन आंसर। तो अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर इट्स कल्टिवेशन। अब 1/3 यानी कि सबसे ज़्यादा, इसके अलावा इसमें दालें तो हमारे देश में कम होती है, तभी तो हम अफ्रीकी देशों से दाल आयात करते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या है, 1/3 राइस। राइस इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। और इसको रबी की क्रॉप को, आपकी जो खरीफ की क्रॉप है, इसके लिए इरिगेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मोशन कैन नॉट बी मेड वाइल इंट्रोड्यूसिंग एन ऑर्डिनरी बिल इन द पार्लियामेंट। अब इसमें है कि ये जो 4 मोशंस दिए गए हैं, जब एक बिल, ऑर्डिनरी बिल को हम क्या करते हैं, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कौन सा मोशन हम मतलब इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो दैट द बिल कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये हो सकता है। दैट द बिल सर्कुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ एलिसिटिंग पब्लिक ओपिनियन, ये भी हो सकता है। दैट द बिल बी रेफर्ड टू अ सेलेक्ट कमेटी, ये भी हो सकता है। फिर क्या है ऑर्डिनरी बिल के बारे में, दैट द बिल बी रेफर्ड टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ द हाउस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द अदर हाउस। ऐसा कभी संभव है कि दूसरे हाउस से पूछा ही ना जाए, उसको जॉइंट सिटिंग के लिए भेज दिया जाए, है ना, जॉइंट कमेटी के लिए। तो ये ऑप्शन क्या है, इसमें पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग मोशन कैन नॉट, इन सब वर्ड का नॉट मतलब कहाँ नॉट लिखा है, कहाँ करेक्ट पूछा गया है, कहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है, ये कीवर्ड्स होते हैं, इन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लीगल पॉजिटिविज्म, ये जो है विधिक प्रत्यक्षवाद है, विधिक प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो जॉन ऑस्टिन के द्वारा। ये पॉलिटिकल थ्योरी है, इसके बाद इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कास्टिंग वोट इन द पार्लियामेंट इज करेक्ट। यानी कास्टिंग वोट का होता है कि पार्लियामेंट में जैसे स्पीकर होता है, पार्लियामेंट में लोकसभा में स्पीकर होता है, स्पीकर हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब हेड ऑफ द लोक असेंबली होता है, और उसमें दोनों असेंबली होती है। तो स्पीकर अपना खुद का वोट नहीं डालता है, वो वोट डालता है ऐसी सिचुएशन में जब स्टेटस को हो जाता है, मतलब इधर भी 5 लोग, इधर भी 5 लोग, तो वो निर्णायक वोट कौन डालता है, स्पीकर डालता है। तो ये निर्णायक वोट की ही बात हो रही है, कास्टिंग, ये निर्णायक मत की बात हो रही है, कास्टिंग वोट मतलब निर्णायक मत की बात हो रही है। तो इट इज कास्ट बाय द स्पीकर और अ पर्सन एक्टिंग एज सच, इट इज कास्ट बाय द स्पीकर और अ पर्सन एक्टिंग एज सच। तो ये बात तो सही है, कास्टिंग वोट यही होता है। इट इज कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन फर्स्ट इंस्टेंस। तो क्या एक बात बताइए, कास्टिंग वोट तो तब होगा जब स्टेटस को हो गया तो फाइनल वोट आएगा। तो ये तो है कि फर्स्ट इंस्टेंस वोटिंग में होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो देखिए 2 जहाँ पे है वहाँ पे हम काट देते हैं, जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ पे काट देते हैं। फिर इट इज़ कास्ट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, ये बात सही है, जब वोट्स की दोनों तरफ क्या हो जाती है, इक्वालिटी होती है, तब इसको कास्ट किया जाता है, बिल्कुल बात है, तब उसको वोट डाला जाता है। इट इज़ ऑलवेज कास्ट टू मेंटेन द स्टेटस को। अब ये बात तो वही हो गई उल्टी बात कि स्टेटस को तोड़ने के लिए ही तो हम इसे डाल रहे हैं, तो इसमें तो लिखा है इट इज़ ऑलवेज कास्ट टू मेंटेन द स्टेटस को, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो 1 and 3 ऑप्शन बी, 1 and 3 यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Who among the following socialist activists persuaded गांधी जी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट साल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू मैन अलोन। मतलब इसमें से है कि निम्नलिखित में से किस समाजवादी कार्यकर्ता ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए मनाया। तो ये 4 नाम दिए गए हैं। तो कमला देवी हैं, सरोजनी नायडू हैं, महात्मा ये जो मादगिनी हाजरा है, और मिथुबेन पेटेट हैं। तो इसका आंसर था कमला देवी चट्टोपाध्याय। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव के लिए मद्रास से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, ठीक है। तो चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द परसेंटेज बाय विच द मनी दैट बोरोअर पेज बैक एक्सीड्स द मनी दैट वाज बोरोड इज कॉल्ड एज। यानी कि उस प्रतिशतता को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उधारकर्ता उधार ली गई राशि से अधिक राशि चुकाता है। एक बात बताइए, आप किसी से बैंक से अगर आप उधार लेते हो, आप तो किसी न किसी इंटरेस्ट रेट पे लेते हो ना, वही पूछा गया है कि अगर द परसेंटेज बाय विच द मनी दैट बोरोवर पेज बैक एक्सीड्स द मनी दैट वाज बोरोवर्ड इज कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी
विच इज़ ग्रोइंग स्लोली अलॉन्ग विथ रैपिड इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। यानी कि ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, इसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं जहां त्वरित मुद्रास्फीति, कीमतों का बढ़ता स्तर के साथ वृद्धि धीमी गति से हो। यानी कि इस मुद्रास्फीति तो बहुत ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा है, राइजिंग प्राइस लेवल तो बहुत ज़्यादा है, बट इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, विच इज़ ग्रोइंग स्लोली। मतलब इकोनॉमी, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। क्योंकि रिसेशन और डिफ्लेशन का मतलब होता है, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ना, डिफ्लेशन मतलब प्राइस घटना, रिसेशन का मतलब होता है कि एकदम मंदी आ जाना है, और आपका ये स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है इकोनॉमी में, सब चीज़ एकदम गतिरोध, एकदम सब कुछ रुक गया है, ठप सा पड़ गया है। तो ये हो गया हमारा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव टुंड्रा वेजिटेशन। अब देखिए, टैगा और टुंड्रा वेजिटेशन जो हमारा होता है ये पोलर वेजिटेशन होता है। पोलर वेजिटेशन मतलब ये ध्रुवों पर ऐसा वेजिटेशन पाया जाता है। बहुत यहाँ इतनी बर्फ़ पड़ती है ध्रुवों पे, जैसे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, तो इतनी ठंडी में जिस तरह की वेजिटेशन होती है उसे टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। तो देखिए, रशिया का हमारा रीजन ये भी पोलर रीजन में आता है, इधर हमारे अमेरिका का अलास्का का रीजन पोलर में आ जाएगा, और ये हमारे कनाडा का रीजन भी पोलर क्षेत्र में आ जाएगा। बेलारूस तो ये यूक्रेन के ऊपर एक कंट्री है बेलारूस, तो यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन नहीं पाई जाएगी, तो बेलारूस होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए अगर आपको आंसर ना कहाँ इतने सारी कंट्रीज हैं, हर कंट्री में क्या वेजिटेशन पाया जाता है आपको सब याद नहीं हो सकता, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वर्ल्ड का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। आपके दिमाग में जब मैप होगा तो आप खुद उसको कर लोगे कि हाँ वहाँ पे मतलब टुंड्रा वेजिटेशन जहाँ जहाँ पाया जाता है, आर्कटिक सर्कल वाला जो रीजन है वहाँ पे जो 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल होता है नॉर्थ में, तो वहाँ पे हमारा अमेरिका का रीजन अलास्का वाला आ जाएगा, हमारा कनाडा का रीजन आ जाएगा, हमारा रशिया का रीजन आ जाएगा, बट बेलारूस वो नहीं आता। ठीक है, वो क्योंकि यूक्रेन के ऊपर आता है। तो हु अमंग द फॉलोइंग रोड द फिलोसफी ऑफ द बम। तो ये आपके मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया ये आपके एक हिस्ट्री में कि फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब ये किसने लिखी थी, तो भगवती चरण बोहरा ने ये बुक लिखी थी, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, इसके बारे में तो आप सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी हु अमंग द फॉलोइंग रोट शतपथ सीरीज। मतलब ये जो आपकी थी इसको किसने रोट किया था। ठीक है, तो चलिए उसके बाद इसमें हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी हु अमंग द फॉलोइंग रोट द शतपत्र सीरीज किसने रोट की थी, तो शतपत्र सीरीज ये गोपाल हरि देशमुख, किसने लिखी थी, गोपाल हरि देशमुख। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द त्रिवेणी संघ वॉज फॉर्म्ड बाई, यानी प्रथम वर्ल्ड वॉर जो 1914 से शुरू होकर ये आपका 18 तक गया, 19 में फिर उसमें संधियाँ होने लगी, तो ये पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो त्रिवेणी संघ बनाया गया, तो इसमें कौन कौन थे, द जाट एंड गुजर्स, द राजपूत एंड यादव, द जाट्स एंड यादव, द अहिर एंड कुर्मीज। तो इसका आंसर है ये आपका ट्राईलेटरल एक तरह का था, तो अहिर और कुर्मी ये इसमें क्या होना था, आंसर होना था। चलिए उसके बाद हम ये त्रिवेणी संघ के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। नॉर्मली देयर विल नॉट बी शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन। अब इसमें पूछा गया है देयर विल नॉट बी अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व अगर ऐसे बना हुआ है तो इसमें शिफ्ट नहीं होगा। कौन सी सिचुएशन में, अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। एक बात बताइए, जब किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल हो जाएगा, मान लो 500 रुपये की टी शर्ट मिलती थी, अभी वो 100 रुपये सेल में मिल रही है, तो बहुत सारे लोग नहीं चले आएंगे कि वो चीज़ 100 रुपये मिल रही है अगर वो टी शर्ट डिज़ायरेबल भी है। तो यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी जब फॉल करता है तो ये जो आपका डिमांड कर्व है ये क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व बढ़ जाएगा ना, मतलब डिमांड बढ़ गई, और फिर तो इसमें भी ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कंज्यूमर्स वांट टू बाय मोर एट एनी गिवन प्राइस। एक बात बताइए, कोई भी प्राइस मतलब कितना भी प्राइस लग लो, 1000 2000 3000 एक सामान का, तो क्या कंज्यूमर्स ज़्यादा खरीदेंगे, मतलब ये ऑप्शन क्या है, यही है जो डिमांड कर्व को शिफ्ट नहीं करेगा, है ना। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। एवरेज इनकम राइजेस, अगर एवरेज इनकम भी एक व्यक्ति की राइज होती तो भी डिमांड कर्व क्या होता है, राइज करेगा, क्योंकि जब इनकम लोगों की राइज करेगी, लोगों के पास इनकम ज़्यादा आ रही तो लोग खरीदारी भी ज़्यादा करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोज, जब ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तब भी डिमांड कर्व आपका वेरी करता है। ठीक है, चलिए भले ही फूड आर्टिकल्स के सामान ही खरीदें बट डिमांड कर्व वेरी करेगा क्योंकि उसमें पर्टिकुलर। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ अ सेकुलर स्टेट। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है, यह धर्मतंत्र को अस्वीकारता है, यानी ये क्या करता है, धर्मतंत्र को अस्वीकारता है।
तो इसको आपको बनाना है कि प्रमोट रिलीजियस हार्मोनी। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। यह धर्मतंत्र को अस्वीकारता है, ये बात तो सही है। यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, ये भी बात सही है। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये गलत है। यानी किसी भी राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए उसको लोकतंत्र, क्यों, ऑटोक्रेसी में भी तो धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, राजशाही में भी तो धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। तो इसका मतलब इसमें यही तो पूछा गया है कि कौन सा लक्षण नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। ये कोई रीजन नहीं हुआ कि हमारे धर्मनिरपेक्ष का, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में पूछा गया है। द स्कीम इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब एक बात बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात हो रही है, तो ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का तो हो गया। अब इसमें पंचायती राज का क्या काम आ गया? इसमें पंचायती राज की जगह एजुकेशन मिनिस्ट्री इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। तो इसमें और इनको स्किल करने की बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। द स्कीम ऑल्सो इंक्लूड्स द स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। हाँ, ये चीज़ है कि गर्ल्स को ये नॉन ट्रेडिशनल, क्योंकि स्किल्ड मिनिस्ट्री के साथ भी क्या किया गया है, टाई अप किया गया है कि इनको स्किल सिखाई जाएगी। और अ नेशनल कमेटी headed by the secretary, Ministry of Women and Child Development, it will be the apex committee to review the implementation of the scheme। ये बात सच है। जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो कि क्या करेगी, इसके इम्प्लीमेंटेशन को, इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करेगी। तो द ऑप्शन इज 2 and 3, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। प्रचंड अभी जिसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है, इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया है। कहाँ पे किया है, जोधपुर में किया है। तो इट इज़ द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर दैट कैन बोथ लैंड एंड टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। ये बात सही है, ठीक है। ये क्या है, और ये इंडिजीनियस है, इसको भारत में ही बनाया गया है। तो इसमें पूछा गया नेक्स्ट, इट इज़ ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स एंड द फ्रेंच एयर स्पेस। ये बात गलत है, ज्वाइंटली डेवलप नहीं किया गया है। इसी जो इंडिया की DRDO है उसने क्या किया है, इंडिजीनियसली डेवलप किया है। तो ऑप्शन 1 इज ओनली करेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, नेक्स्ट है रिसेंटली टेस्टेड ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी। यानी अभी जो टेस्ट की गई है टेक्नोलॉजी से रिलेट करके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या चेंज द मोशन ऑफ एन एस्टेरॉइड, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एयरक्राफ्ट कैरियर, नन ऑफ द अबव। ये क्या है, जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की गई है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वतः, जो है ये आपकी स्वतः जो आपकी की गई है, ये कौन सी है, तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए है। और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, UAV जिसको बोलते हैं ना, जिसको आम लैंग्वेज में हम लोग ड्रोन बोलते हैं, और वो भी कॉम्बैट ड्रोन के लिए है ये टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नासाज मिशन कैपस्टोन। अब मिशन कैपस्टोन आजकल बहुत न्यूज़ में था और इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नासा के मिशंस के बारे में पूछ लिया गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बहुत अगर खास मिशन होगा उसके बारे में पूछ लेंगे। तो नासा का मिशन हो गया कैपस्टोन। इसको डिज़ाइन किया गया है किस सेलेस्टियल बॉडी के लिए, यानी विश्व, ये जो आपके अंतरिक्ष की इस खगोलीय पिंड में इसको भेजना है। क्या मार्स में भेजना है, मंगल में भेजना है, ये बुध में भेजना है, मून में भेजना है, वीनस में भेजना है? इसका आंसर है मून। इसका आंसर क्या है, मून। चलिए नेक्स्ट की ओर। अभी जैसे रिसेंटली अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक कॉमेट पे क्या किया था, लैंड करने की कोशिश। तो कॉमेट से उन्होंने क्या, उसमें से जो लैंड करने की कोशिश की थी स्पेसक्राफ्ट, उससे क्या पता लगाना था, कॉमेट मतलब धूमकेतु, उससे वो ये पता लगाना चाहते थे कि ये कॉमेट जो इतनी तेजी से शूटिंग स्टार की तरह आते और जाते हैं, तो इनसे ब्रह्मांड से कहीं दूसरे तारे से, किसी दूसरी एरिया से जो जीव जंतु पृथ्वी पर आ जाते हैं, कॉमेट के जरिए आ जाते हैं, वो किस तरह से आते हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर कोई भी इस तरह का साइंस के स्पेस में, स्पेस मतलब कि एरिया में अगर कोई डेवलपमेंट हुआ रहा होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को हम कंसिडर करते हैं।
इसमें पूछा गया है मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो मालाबार नाम आते ही नेवल एक्सरसाइज आपके दिमाग में क्वाड आ जाना चाहिए। क्वाड मतलब अमेरिका, आपका ऑस्ट्रेलिया, आपका जापान, आपका इंडिया। तो कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस। तो बिल्कुल ये बात एकदम सही है, क्वाड ग्रुपिंग के बारे में। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट हो गया, यानी इसको एलिमिनेट कर देते हैं, बाकी 3 है। फिर युद्ध अभ्यास इज द इंडिया जापान बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। तो युद्ध अभ्यास जो है ये इंडिया जापान की बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज नहीं है। युद्ध अभ्यास हमारी ये इंडिया और अमेरिका की बायलैटरल एक्सरसाइज है। कहाँ की है ये? इंडिया और अमेरिका की। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है। फिर मानेसर एंटी टेरर 2022। तो मानेसर आजकल एससीओ बहुत न्यूज़ में है। एससीओ की जो टेररिस्ट वाला, जो टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट, जो रैट्स वाला रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो मल्टीलैटरल ये क्या होनी है? एक्सरसाइज होनी है, जो हमारी मानेसर हरियाणा में हो रही है। उसी के बारे में है कि मानेसर एंटी टेरर 2022 इज अ मल्टीलैटरल एंटी टेरर एक्सरसाइज अंडर द एम्बिट ऑफ एससीओ। तो इसके बारे में है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इसके ऑप्शंस कौन कौन से सही हैं? इसमें पूछा गया ना विच वन इज करेक्ट, तो 1 और 3। इसका ऑप्शन है बी। तो चलिए ये हमारा आज का लास्ट था। और इसके बाद से इसी तरह के मॉडल पेपर, तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि आपको ये मॉडल पेपर किस तरह से लगा। अगर ये आपके अप्रोच में, आपको पढ़ाई में किस तरह से अप्रोच रखना उसमें हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ हमें बताइए इसमें, और हम किस तरह की नई चीज़ें आपके लिए ला सकते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम, आपकी तैयारी में वो हेल्पफुल हो, तो वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।